पिरामुस और थिस्पे, फॉबूर्ग सेंट ऑनरे के लगभग दो तिहाई भाग पर एक भव्य निजी महल के पीछे, जो इस समृद्ध क्षेत्र के अनेक उल्लेखनीय आवासों के बीच भी विशेष रूप से उल्लेखनीय था। एक विशाल बगीचा है जो प्राचीर जितनी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। वसंत ऋतु में यहाँ गुच्छेदार शाहबलूत अपने गुलाबी सफेद फूल गिराते हैं, जो दो नालीदार पत्थर के कलशों में गिरते हैं, जिन्हें एक दूसरे के सामने दो चतुर्भुज स्तंभों पर रखा गया है और जिनके बीच लुई 13वें के समय का एक लोहे का द्वार स्थापित है। दोनों कलशों में उगते भव्य जिरेनियम, जो अपनी धारीदार पत्तियां और बैंगनी फूल हवा में लहराते थे, इस वैभवशाली प्रवेश को जीवंत बनाते थे। फिर भी यह प्रवेश उस समय से बंद पड़ा था, और यह बहुत पहले की बात थी, जब महल के स्वामियों ने स्वयं को केवल भवन, फॉबूर्ग की ओर खुलने वाले वृक्षों से घिरे प्रांगण और उस द्वार के पीछे के बगीचे तक सीमित कर लिया था, जो पहले एक एक कड़ के भव्य तरकारी बगीचे तक पहुंच देता था और संपत्ति से लगा हुआ था। परंतु सट्टे की प्रवृत्ति ने तरकारी बगीचे के किनारे एक रेखा खींच दी, सड़क के रूप में। और सड़क ने अस्तित्व में आने से पहले ही एक चमकदार लोहे की पट्टिका के कारण नाम प्राप्त कर लिया। और किसी को यह विचार आया कि उस तरकारी बगीचे को सड़क के किनारे भवन निर्माण हेतु बेचा जा सकता है, ताकि वह पेरिस की प्रमुख सड़क फॉबुर्ग सेंट ऑनरे की प्रतिस्पर्धा कर सके। किंतु जहां सट्टे का प्रश्न होता है, वहां मनुष्य प्रस्ताव रखता है और धन निर्णय करता है। सड़क का नामकरण हुआ और वह शैशव में ही मर गई। तरकारी बगीचे के क्रेता ने पूर्ण मूल्य चुका दिया था, पर वह उसे इच्छित मूल्य पर पुनः बेच न सका। अतः मूल्य वृद्धि की प्रतीक्षा करते हुए, जो देर सवेर उसके पूर्व घाटे और निवेशित पूंजी की भरपाई से अधिक करने वाली थी, उसने उस भूखंड को कुछ सब्जी उगाने वालों को 500 फ्रांक वार्षिक पर किराए पर दे दिया। यह आधे प्रतिशत का निवेश था, आज के समय में तुच्छ, जब बहुत से लोग 50% पर निवेश कर भी प्रतिफल को कम बताते हैं। जैसा कि हमने कहा, वह बगीचे का द्वार, जो कभी तरकारी बगीचे की ओर खुलता था, अब बंद कर दिया गया है और जंग उसकी कुंडियों को खा रही है। इससे भी अधिक, ताकि निम्न वर्गीय सब्जी उत्पादक अपनी साधारण दृष्टि से कुलीन संपत्ति के आंतरिक भाग को अपवित्र न करें। द्वार की सलाखों पर 6 फुट ऊंचाई तक तख्तों की दीवार जड़ दी गई है। यद्यपि ये तख्त इतने सघन नहीं कि उनके बीच से चोर दृष्टि प्रवेश न कर सके, परंतु भवन स्वयं ही ऐसा है जो अवांछित दृष्टियों से भयभीत नहीं। तरकारी बगीचे में अब गोभी, गाजर, मूली, मटर और खरबूजों के स्थान पर केवल ऊंचे अल्फाल्फा के पौधे उगते दिखाई देते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह परित्यक्त स्थल कभी कभी संभाला जाता है। प्रस्तावित सड़क की रेखा पर खुलने वाला एक छोटा द्वार उस स्थान में प्रवेश देता है जो चारों ओर से दीवारों से घिरा है। पिछले सप्ताह किराएदार उसकी बांझता के कारण उसे छोड़ चुके हैं, और अब वह पूर्व के आधे प्रतिशत के स्थान पर 0% आय दे रहा है। महल की ओर वाले भाग में वे शाहबलूत वृक्ष दीवार के ऊपर मुकुट की भांति फैले हैं। यद्यपि इससे अन्य सघन पुष्पित वृक्षों को उनके बीच वायु की खोज में अपनी शाखाएं फैलाने से रोका नहीं जा सका। एक कोने पर, जहां वृक्षों की वृद्धि इतनी घनी है कि प्रकाश का प्रवेश कठिन है, एक चौड़ी पत्थर की बेंच और कुछ उद्यान आसन उस विशाल भवन के किसी निवासी के मिलन स्थल या प्रिय एकांत को सूचित करते हैं, जिसे इस हरित सुरक्षा वृत्त के पार 100 गज की दूरी पर होते हुए भी देख पाना कठिन है। इसके अतिरिक्त इस रहस्यमय आश्रय का चयन संभवतः इन कारणों से किया गया था: सूर्य का अभाव, जो उष्णतम ग्रीष्म दिवसों में भी वायु को शीतल बनाए रखता था, पक्षियों का गान, और भवन तथा सड़क अर्थात चहल पहल और शोर से दूरी। उस वसंत की अब तक की सबसे उष्ण संध्याओं में से एक की संध्या पर उस पत्थर की बेंच पर एक पुस्तक, एक छाता, एक कढ़ाई की टोकरी और आंशिक रूप से खड़ा हुआ लॉन का रूमाल रखा था। बेंच से कुछ दूर, द्वार के समीप, तख्तों के बीच की एक दरार से झांकती हुई एक युवती खड़ी थी, जिसका ध्यान
उस परित्यक्त तरकारी बगीचे की ओर था, जिसका वर्णन हम अभी कर चुके हैं। लगभग उसी क्षण जब वह उधर देख रही थी, उस स्थल का छोटा द्वार निःशब्द बंद हुआ और उससे एक युवक भीतर आया। लंबा, सुदृढ़, बिना रंगे सूती कुर्ते और मखमली टोपी में। यद्यपि उसकी संवरी हुई मूछें, दाढ़ी और काले बाल इस निम्न वर्गीय वेश से मेल नहीं खाते थे। उसने शीघ्र दृष्टि दौड़ाकर सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर द्वार बंद कर तेजी से लोहे के फाटक की ओर बढ़ा। जिस व्यक्ति की वह प्रतीक्षा कर रही थी, यद्यपि इस वेश में नहीं, उसे देखकर युवती चौंक उठी। परंतु प्रेमी की तीव्र संवेदना से युक्त उस युवक ने तख्तों की दरारों से उसकी श्वेत पोशाक और लंबी नीली पट्टी की फड़फड़ाहट पहले ही देख ली थी। वह दौड़कर फाटक तक आया और उद्घाटन पर अधर रखकर बोला, चिंता मत करो, वैलेंटीन, मैं हूं। युवती लौट आई। ओह, उसने कहा, आज आप इतनी देर से क्यों आए? क्या आपको झांत है कि शीघ्र ही रात्रि भोज का समय हो जाएगा और मुझे यहाँ आने के लिए अपनी सौतेली माँ, जो मुझ पर निगरानी रखती है, अपनी दासी, जो मेरी जासूसी करती है, और अपने भाई, जो मुझे चिढ़ाता है, इन सब से छुटकारा पाने में कितनी कूटनीति और कितनी शीघ्र बुद्धि लगानी पड़ी? तब, जब आप अपनी देर का कारण बताकर क्षमा मांग लेंगे, आप मुझे यह भी बताएंगे कि यह नया वेश क्या है, जिसे आपने अपनाने का निश्चय किया है, जिसने मुझे आपको पहचानने से लगभग रोक ही दिया। प्रिय वैलेंटीन, युवक ने कहा, आप मेरे प्रेम से इतनी ऊपर हैं कि मैं उसका उल्लेख करने का साहस नहीं करता। फिर भी जब जब मैं आपको देखता हूँ, मुझे कहना पड़ता है कि मैं आपको प्रेम करता हूँ, ताकि मेरे अपने शब्दों की प्रतिध्वनि मेरे हृदय को तब सहला सके जब मैं आपके पास न रहूं। अब मुझे आपके उलाहने के लिए धन्यवाद देने दीजिए। वह मुझे मोह लेता है, क्योंकि वह सिद्ध करता है कि मैं ये कहने का साहस नहीं करता कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रही थीं, पर कम से कम आपने मेरे विषय में सोचा। आप मेरी देर और मेरे वेश का कारण जानना चाहती हैं। मैं बताता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगी। मैंने एक व्यवसाय चुन लिया है। एक व्यवसाय। आपका क्या अर्थ है, मैक्सिमिलियन? क्या हम इतने भाग्यशाली हैं कि आप उस विषय पर परिहास करें जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? ईश्वर न करे कि मैं परिहास करूं जब मेरा जीवन उसी पर निर्भर है, युवक ने कहा। पर मैं खेतों में दौड़ने और दीवारें चढ़ने से ऊब गया था और उस विचार से सचमुच चिंतित था जो आपने उस संध्या मुझे सुझाया था कि आपके पिता किसी दिन मुझे चोर के रूप में पकड़वा सकते हैं, जो समस्त फ्रांसीसी सेना के सम्मान पर आघात होता। इसके अतिरिक्त मुझे भय था कि लोगों को यह विचित्र लगेगा कि सिपाही दस्ते का एक कप्तान इस भूखंड के चारों ओर निरंतर मंडराता रहे, जहां न आक्रमण करने को कोई दुर्ग है, न रक्षा करने को कोई प्राचीर। अतः मैं सब्जी उत्पादक बन गया हूं और अपने व्यवसाय का वेश धारण कर लिया है। यह कैसी मूर्खता है? मूर्खता बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे लगता है यह मेरे जीवन का सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, क्योंकि यह हमें पूर्ण सुरक्षा देता है। स्पष्ट कीजिए कि आपका क्या अभिप्राय है। तो सुनिए, मैं इस भूखंड के स्वामी से मिला और चूंकि पुराने किराएदारों का पट्टा समाप्त हो गया था, मैंने स्वयं उसे ले लिया। जो अल्फा अल्फा आप देख रही हैं, सब मेरा है, वैलेंटीन। अब मुझे भूसे के बीच एक झोंपड़ी बनाने और आगे से आपसे 20 गज की दूरी पर रहने से कुछ नहीं रोकता। ओह, आनंद और उल्लास! मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा। क्या आपको लगता है कि ये दोनों वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, वैलेंटीन? असंभव है ना? फिर भी यह समस्त आनंद और उल्लास, जिसके लिए मैं अपने जीवन के 10 वर्ष दे देता, मुझे पड़ रहे हैं। अनुमान लगाइए कितने? 500 फ्रांक प्रति वर्ष, त्रैमासिक किश्तों में। आप देखती हैं, अब हमें किसी बात का भय नहीं। मैं यहाँ अपने घर में हूँ। मैं अपनी दीवार से सीढ़ी लगाकर ऊपर देख सकता हूँ। मुझे यह कहने का अधिकार है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ।
बिना इस भय के कि रात्रि पहरा मुझे बाधित करेगा, बशर्ते कि एक निर्धन दिहाड़ी मजदूर के अधरों से यह शब्द सुनकर आपका गर्व आहत न हो, जो कुर्ता और टोपी पहने हैं। वैलेंटीन ने प्रसन्न विस्मय से एक हल्की पुकार की। फिर मानो ईर्ष्या का एक बादल अचानक उस सूर्य किरण के बीच आ गया हो, जिसने उसके हृदय को आलोकित किया था। उसने विषाद से कहा, हाय मैक्सिमिलियन, अब हम अत्यधिक स्वतंत्र हो जाएंगे और हमारा सुख भाग्य को ललकारेगा। हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे और झूठी सुरक्षा हमें नष्ट कर देगी। क्या आप मुझसे ऐसा कह सकती हैं, प्रियतम, उस व्यक्ति से जिसने आपको जानने के बाद से प्रतिदिन सिद्ध किया है कि वह अपने विचारों और अपने जीवन को आपके अधीन रखता है? क्या मेरा सुख ही वह कारण न था जिसने आपको मुझ पर विश्वास दिलाया? जब आपने मुझसे कहा कि किसी अस्पष्ट पूर्वाभास ने आपको यह विश्वास दिलाया है कि आप किसी महान संकट की ओर बढ़ रही हैं, तब मैंने स्वयं को आपकी सेवा में समर्पित कर दिया और इसके अतिरिक्त कोई प्रतिफल न मांगा कि मुझे ऐसा करने का सौभाग्य मिले। तब से क्या मैंने कोई ऐसा संकेत दिया है जिससे आपको यह पश्चाताप हो कि आपने मुझे उन सब में से चुना जो आपके लिए प्रसन्नतापूर्वक प्राण दे देते? दयनीय बालिका, आपने मुझे बताया था कि आपका वरण दैपिने से हुआ है, कि आपके पिता ने यह संबंध निश्चित कर दिया है और इसलिए यह निश्चित है कि वह होगा, क्योंकि विलेफोर्ड जो चाहते हैं वह अवश्य होता है। तब मैं पृष्ठभूमि में रहा, न अपनी इच्छा से कुछ अपेक्षा करते हुए, न आपकी इच्छा से, बल्कि सब कुछ घटनाओं और दैवी विधान से अपेक्षित रखते हुए। और फिर भी आप मुझसे प्रेम करती हैं। आपने मुझ पर दया की, वैलेंटीन, और आपने स्वयं मुझसे ये कहा। उन मधुर शब्दों के लिए धन्यवाद। मेरी केवल यह प्रार्थना है कि आप उन्हें समय-समय पर दोहराती रहें और मैं शेष सब कुछ भूल जाऊँगा। इसी कारण आप इतने साहसी हो गए हैं, मैक्सिमिलियन। इसी कारण मेरा जीवन एक साथ अत्यंत मधुर और अत्यंत दुखी है। यहाँ तक कि मैं अक्सर स्वयं से पूछती हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर है? वह दुःख जो मैंने कभी अपनी सौतेली माँ और उसके अपने बच्चे के प्रति अंधे पक्षपात के कारण सहा, या उस सुख के सारे संकट जो मैं आपको देखकर अनुभव करती हूँ? संकट, मैक्सिमिलियन ने कहा। आप ऐसा कठोर और अन्यायपूर्ण शब्द कैसे कह सकती हैं? क्या आपने मुझसे अधिक आज्ञाकारी दास कभी देखा है? वैलेंटीन, आपने मुझे कभी-कभी आपसे बोलने की अनुमति दी, पर आपके पीछे आने से मना किया। मैंने पालन किया। जब से मैंने इस भूखंड में प्रवेश का उपाय खोज लिया और इस द्वार से आपसे बोलने लगा, संक्षेप में, आपको देखे बिना आपके इतना समीप रहने लगा, क्या मैंने कभी द्वार के आर-पार आपकी पोशाक के आंचल तक को छूने का निवेदन किया? कहिए, क्या मैंने कभी दीवार लांघने का एक भी कदम उठाया, जो मेरे जैसे युवा और बलवान के लिए तुच्छ बाधा है? आपकी कठोरता पर एक भी उलाहना नहीं, एक भी आकांक्षा मुखर नहीं। मैंने अपना वचन उतनी ही निष्ठा से निभाया है, जितना प्राचीन काल का कोई योद्धा निभाता। कम से कम ये स्वीकार कीजिए, ताकि मैं आपको अन्यायी न समझूं। यह सत्य है, वैलेंटीन ने कहा, अपनी पतली उंगलियों में से एक का अग्रभाग दो तख्तों के बीच सरकाते हुए, ताकि मैक्सिमिलियन उसे चूम सके। यह सत्य है, आप विश्वसनीय मित्र हैं, पर अंततः, प्रिय, आपने केवल अपने हित में ही ऐसा किया, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि जिस दिन दास अत्यधिक मांग करने लगे, उसी दिन उसे सब कुछ खोना पड़ता है। आपने मुझे एक भाई के समान मित्रता का वचन दिया था, मुझे जिसके कोई मित्र नहीं, मुझे जिसे पिता उपेक्षित करते हैं, मुझे जिसे सौतेली माँ सताती है और जिसके पास एक जड़, सुन्न वृद्ध के अतिरिक्त कोई सांत्वना नहीं, जिसकी हथेली मेरी हथेली को दबा नहीं सकती और जो मुझसे केवल अपनी आंखों से बोल सकता है। यद्यपि उसका हृदय निस्संदेह मेरे लिए कुछ ऊष्मा रखता है। भाग्य की कैसी कटु विडंबना है कि मैं उन सबकी शत्रु और शिकार हूँ, जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, और मेरा एकमात्र सहायक और मित्र एक जीवित शव है। ओह! मैक्सिमिलियन, मैं फिर कहती हूँ, मैं सचमुच अत्यंत दुखी हूँ, और आप ठीक करते हैं कि मुझसे मेरे लिए प्रेम करते हैं, अपने लिए नहीं। वैलेंटीन,
युवक ने गहरे उद्वेग से कहा। मैं यह नहीं कह सकता कि इस संसार में मैं केवल आपसे ही प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन और अपने बहनोई से भी प्रेम करता हूँ। पर उनके प्रति मेरा प्रेम शांत और स्थिर है, उस भाव से सर्वथा भिन्न, जो मैं आपके लिए अनुभव करता हूँ। जब मैं आपके विषय में सोचता हूँ, मेरा रक्त मथने लगता है, मेरी छाती भर उठती है, मेरा हृदय उमड़ पड़ता है। पर मैं यह समस्त शक्ति, ये समस्त उत्कटता, यह समस्त अतिमानवी बल केवल आपसे प्रेम करने में ही लगाऊंगा, जब तक आप मुझे उन्हें अपनी सेवा में अर्पित रखने को कहेंगी। कहा जाता है कि फ्रांस दैपिने अभी 1 वर्ष और अनुपस्थित रहेंगे। 1 वर्ष में हमारे साथ कितने सौभाग्य घटित हो सकते हैं, घटनाएं कितना अनुकूल मोड़ ले सकती हैं। अतः आशा करें, क्योंकि आशा करना कितना मधुर और कितना सुखद है। इस बीच आप, वैलेंटीन, आप जो मुझ पर स्वार्थ का आरोप लगाती हैं, आपने मेरे प्रति कैसा व्यवहार किया है? किसी लज्जाशील वीनस की सुंदर और शीत प्रतिमा की भांति। मेरी भक्ति, मेरी आज्ञाकारिता और मेरे संयम के बदले आपने मुझसे क्या वचन दिया? कुछ नहीं। आपने मुझे क्या दिया? अत्यल्प। आप मुझसे दैपिने अपने वर की बात करती हैं और इस विचार पर आ बढ़ती हैं कि एक दिन आप उनकी हो जाएंगी। कहिए, वैलेंटीन, क्या यही एकमात्र विचार आपके मन में है? क्या मैं आपको अपना जीवन अर्पित करता हूँ, अपनी आत्मा देता हूँ, अपने हृदय की सूक्ष्मतम धड़कन आपको समर्पित करता हूँ, और जबकि मैं पूर्णतः आपका हूँ, जबकि मैं स्वयं से फुसफुसाता हूँ कि यदि मैं आपको खो दूं तो मर जाऊंगा, आप अपनी ओर से किसी अन्य पुरुष की होने की कल्पना से भी विचलित नहीं होती। ओह, वैलेंटीन, वैलेंटीन, यदि मैं आपकी स्थिति में होता, यदि मैं स्वयं को वैसे ही प्रेमित अनुभव करता जैसा मैं आपको प्रेम करता हूँ, तो मैं इस द्वार की सलाखों के भीतर 100 बार अपना हाथ बढ़ा चुका होता और निर्धन मैक्सिमिलियन का हाथ थाम कर कहता, आपकी, केवल आपकी, मैक्सिमिलियन, इस संसार में और अगले में भी। वैलेंटीन ने कोई उत्तर न दिया, पर युवक ने उसे आहें भरते और रोते सुना। इसका प्रभाव उस पर तत्काल हुआ। ओह, वैलेंटीन, वैलेंटीन, वह पुकार उठा। जो मैंने कहा उसे भूल जाइए। मेरे शब्दों में अवश्य कुछ ऐसा था जिसने आपको व्यथित कर दिया। नहीं, उसने उत्तर दिया। आप ठीक कहते हैं, पर क्या आप नहीं देखते कि मैं एक दीन प्राणी हूं, लगभग एक पराये घर में परित्यक्त? क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए लगभग अपरिचित हैं, जिसकी इच्छा शक्ति 10 वर्षों से दिन प्रतिदिन, घंटा घंटा, क्षण क्षण उन स्वामियों की लौ इच्छा द्वारा तोड़ी जाती रही है जो मुझ पर स्थापित है। कोई नहीं देखता कि मैं क्या सहती हूँ, और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा सिवाय आपके। बाह्य रूप में, सबकी दृष्टि में मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ स्नेह और सौम्यता है, जबकि वास्तविकता में सब कुछ वैर है। बाहरी संसार कहता है, विलेफॉर अपनी पुत्री के प्रति अत्यंत कोमल नहीं हो सकते, क्योंकि वे गंभीर और कठोर हैं। पर कम से कम उसे विलेफोर में दूसरी मां मिल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर बाहरी संसार भूल करता है। मेरे पिता मुझे उदासीनता से त्याग देते हैं, और मेरी सौतेली माँ मुझसे एक अविराम घृणा करती है, जो इस कारण और भी भयानक है कि वह एक शाश्वत मुस्कान के नीचे छिपी रहती है। वह आपसे घृणा करती है, आपसे, वैलेंटीन। कोई आपसे घृणा कैसे कर सकता है? हाय, मेरे मित्र, वैलेंटीन ने कहा, मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरे प्रति उसकी घृणा लगभग एक स्वाभाविक भावना से उत्पन्न होती है। वह अपने पुत्र, मेरे भाई एडवार से अत्यंत प्रेम करती है। तो तो यद्यपि उस विषय में धन का उल्लेख करना विचित्र प्रतीत हो सकता है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं सचमुच मानती हूँ, प्रिय, कि उसकी घृणा का मूल वही है, क्योंकि उसके अपने पक्ष से कोई संपत्ति नहीं है, और मैं पहले ही अपनी माता के कारण समृद्ध हूँ, उस संपत्ति के साथ जो एक दिन सेंट मेराम दंपति की संपत्ति से और भी अधिक बढ़ जाएगी, जो अंततः मुझे ही प्राप्त होनी है। तो मुझे लगता है वह ईर्ष्या करती है। ओह, मेरे ईश्वर! यदि मैं उस संपत्ति का आधा भाग देकर विलेफोर के घर में वैसा अनुभव कर सकूं
जैसा एक पुत्री को अपने पिता के घर में करना चाहिए, तो मैं एक क्षण में ऐसा कर दूं। दुखी वैलेंटीन। हाँ, मैं स्वयं को किसी बंधे हुए व्यक्ति की भांति अनुभव करती हूँ, और साथ ही इतनी दुर्बल कि मुझे प्रतीत होता है मेरी जंजीरें ही मुझे सहारा देती हैं, और मैं उन्हें तोड़ने से भयभीत हूँ। फिर भी मेरे पिता ऐसे व्यक्ति नहीं जिनकी आज्ञा की अवहेलना दंड से रहित हो सके। वे मेरे विरोध में शक्तिशाली हैं। वे आपके विरुद्ध भी शक्तिशाली होंगे। वे राजा के विरुद्ध भी वैसे ही होंगे, अपने निष्कलंक अतीत और लगभग अभेद्य स्थिति से सुरक्षित। ओह मैक्सिमिलियन, मैं शपथ लेती हूँ, यदि मैं संघर्ष नहीं करती तो इसलिए कि मुझे भय है कि इस संघर्ष में आप उतने ही टूट जाएंगे जितनी मैं। पर वैलेंटीन, निराश क्यों होना? भविष्य को सदा ऐसे शोकपूर्ण रंगों में क्यों चित्रित करना? मैक्सिमिलियन ने पूछा। क्योंकि मेरे मित्र, मैं उसे अतीत से आंकती हूँ। आइए अब, यद्यपि कुलीन दृष्टि से मैं कोई विलक्षण संबंध नहीं हूँ, फिर भी अनेक प्रकार से मैं उसी संसार से संबंधित हूँ जिसमें आप रहती हैं। वह समय बीत चुका जब फ्रांस में दो राष्ट्र थे। राजसत्ता के प्रमुख कुल साम्राज्य के कुलों में विलीन हो चुके हैं, और भाले की अभिजात्यता ने तोप की कुलीनता से विवाह कर लिया है। खैर, मैं उत्तरार्ध से संबंधित हूँ। सेना में मेरा उज्जवल भविष्य है। मेरे पास एक छोटी पर स्वतंत्र संपत्ति है, और अंततः मेरे पिता की स्मृति हमारे प्रांत में उन सबसे ईमानदार व्यापारियों में गिनी जाती है जो कभी जीवित रहे। मैं कहता हूँ हमारे प्रांत में वैलेंटीन, क्योंकि आपका संबंध लगभग मार्से से है। मार्से का उल्लेख मुझसे न कीजिए मैक्सिमिलियन। केवल उसका नाम ही मेरी प्रिय माता की स्मृति जगा देता है। वह देवदूत जिसका शोक सबने मनाया, जिसने पृथ्वी पर अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान अपनी पुत्री पर दृष्टि रखी, और मुझे आशा है स्वर्ग में अपने शाश्वत निवास के दौरान भी उस पर दृष्टि रखती है। ओह, यदि मेरी दयनीय माता जीवित होती मैक्सिमिलियन, तो मुझे किसी बात का भय न होता। मैं उनसे कहती कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और वह हमारी रक्षा करती। हाय वैलेंटीन, मैक्सिमिलियन ने कहा, यदि वह जीवित होती तो मैं निश्चय ही आपको न जानता, क्योंकि जैसा आपने कहा, यदि वह जीवित होती तो आप सुखी होती, और एक सुखी वैलेंटीन मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखती। ओह मेरे प्रिय मित्र, अब आपकी बारी है अन्याय करने की, वैलेंटीन ने कहा। पर मुझे बताइए, आप क्या बताने को कहती हैं? मैक्सिमिलियन ने पूछा, यह देखकर कि वैलेंटीन संकोच कर रही है। मुझे बताइए, क्या कभी किसी समय मार्से में आपके पिता और मेरे पिता के बीच कोई विवाद हुआ था? नहीं, जहां तक मुझे झात है, मैक्सिमिलियन ने उत्तर दिया, सिवाय इसके कि आपके पिता बोर्बों के अत्यंत निष्ठावान समर्थक थे, और मेरे पिता सम्राट के प्रति समर्पित। मेरा अनुमान है कि उनके बीच यही एकमात्र मतभेद रहा होगा। आप ये क्यों पूछती हैं? मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको सब कुछ जानना चाहिए। यह उस दिन की बात है जब लेजियोन डॉनर के अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति का समाचार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। हम सब मेरे दादा नोर्तिये से मिलने गए थे, और डांगलार भी वहां थे। आप जानते हैं, वही बैंकर जिनके घोड़ों ने 2 दिन पूर्व मेरी माता और मेरे भाई को लगभग मार ही डाला था। मैं अपने दादा को समाचार पत्र पढ़कर सुना रही थी, जबकि ये सज्जन डांगलार की पुत्री के विवाह के विषय में वार्ता कर रहे थे। जब मैं उस अनुच्छेद पर पहुंची जो आपके संबंध में था, जिसे मैं पहले ही पढ़ चुकी थी क्योंकि आपने पूर्व दिवस मुझे यह शुभ समाचार बताया था, तो मैं अत्यंत प्रसन्न हुई, पर साथ ही आपका नाम ऊंचे स्वर में लेने में अत्यंत असहज भी। मैं निश्चय ही उसे छोड़ देती, यदि मुझे यह भय न होता कि मेरी चुप्पी का गलत अर्थ निकाला जाएगा। अतः मैंने साहस बटोरा और पढ़ा, प्रियतम वैलेंटीन। तो जैसे ही मैंने आपका नाम लिया, मेरे पिता घूमकर मेरी ओर देखने लगे। मुझे इतना निश्चित, आप देखिए मैं कितनी मूर्ख हूं,
कि आपके नाम से सब लोग मानो वज्राघात की भांति चौंक उठेंगे, कि मुझे लगा मैंने अपने पिता को और यहाँ तक कि डांगलार को भी उसका उच्चारण सुनकर कांपते देखा। पर उनके विषय में मैं निश्चय करती हूँ कि वह भ्रम था। मोरेल, मेरे पिता ने कहा, रुको, और उन्होंने भौं उठाई। क्या यह मार्सेय वाले उन्हीं मोरेल में से है? उन्हीं बोनापार्ट समर्थक उन्मादियों में से जिन्होंने हमें 1815 में इतना कष्ट दिया था? हाँ, डांगलार ने उत्तर दिया। मुझे तो लगता है यह उसी पूर्व जहाज स्वामी का पुत्र है। सच, मैक्सिमिलियन ने कहा। तब आपके पिता ने क्या कहा? कुछ भयानक, जिसे मैं दोहराने का साहस नहीं करती। फिर भी दोहराइए, मैक्सिमिलियन ने मुस्कुराकर कहा। उनके सम्राट, उन्होंने तिरस्कार से कहा, जानते थे कि उन सब उन्मादियों को उनके स्थान पर कैसे रखा जाए। वे उन्हें तोप का चारा कहते थे, और वही नाम उनके योग्य था। ये देखकर मुझे प्रसन्नता है कि नई सरकार ने इस हितकारी सिद्धांत को पुनः स्थापित कर दिया है। केवल इसी कारण से मैं उसे अल्जीरिया बनाए रखने के लिए बधाई दूंगा, यद्यपि उसका व्यय कुछ अधिक ही क्यों न हो। निस्संदेह नीति के रूप में यह कुछ कठोर है, मैक्सिमिलियन ने कहा। पर प्रिय, आपको विलेफोर के शब्दों पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरे श्रेष्ठ पिता भी इस विषय में आपके पिता के समकक्ष थे। वे बार बार कहते थे, सम्राट जिन्होंने इतने महान कार्य किए, न्यायाधीशों और वकीलों की एक रेजिमेंट क्यों नहीं बनाते और उन्हें युद्ध की अग्रिम पंक्ति में क्यों नहीं भेजते? आप देखती हैं, प्रिय, विचारों की उदारता और अभिव्यक्ति की मधुरता, दोनों में वे एक दूसरे के योग्य थे। पर इस पर राजा के अभियोजक की टिप्पणी पर डांगलार ने क्या कहा? ओह! वह अपनी उस विशिष्ट धूर्त हंसी से हंसने लगा, जो मुझे क्रूर प्रतीत होती है। फिर कुछ ही क्षण बाद वे उठे और चले गए। तभी मैंने देखा कि मेरे दादा विचलित हो उठे हैं। मुझे आपको बताना चाहिए, मैक्सिमिलियन, कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो उनके भाव जान सकती हूं, क्योंकि उस दयनीय पक्षाघातग्रस्त वृद्ध पर और कोई ध्यान नहीं देता। और मैंने अनुमान किया कि वह वार्ता उन्हें प्रभावित कर गई होगी, क्योंकि वे उनके सम्राट की निंदा कर रहे थे, और प्रतीत होता है कि वे कट्टर बोनापार्ट समर्थक थे। निश्चय ही, मैक्सिमिलियन ने कहा। वे साम्राज्यकाल की प्रमुख विभूतियों में से थे। वे सीनेटर थे, और चाहे आपको झांत हो या नहीं, वैलेंटीन पुनर्स्थापन काल में वे समस्त बोनापार्ट षड्यंत्रों के निकट रहे। मैंने कभी कभी इसके संबंध में कानाफूसी सुनी है, और उससे आश्चर्य हुआ है। एक बोनापार्ट समर्थक दादा और एक राजभक्त पिता। खैर, जो भी हो, मैं उनकी ओर मुड़ी, और उनकी आंखों ने समाचार पत्र की ओर संकेत किया। क्या बात है पापा? मैंने पूछा। क्या आप प्रसन्न हैं? उन्होंने सिर हिलाया। अभी मेरे पिता ने जो कहा उससे? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाकर इनकार किया। डांगलार ने जो कहा उससे? फिर उन्होंने इनकार किया। तो क्या आप इस बात से प्रसन्न हैं कि मोरेल, मैं मैक्सिमिलियन कहने का साहस नहीं कर सकी, को लेजियों डॉनर का अधिकारी नियुक्त किया गया है? उन्होंने सिर हिलाकर स्वीकृति दी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, मैक्सिमिलियन? वे इस बात से प्रसन्न थे कि आपको लेजियों डॉनर में नियुक्त किया गया है, जबकि वे आपको जानते तक नहीं। संभव है यह उनकी मूर्खता हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि वे पुनः बाल्यावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। पर मैं उनसे फिर भी प्रेम करती हूँ। यह विचित्र है, मैक्सिमिलियन ने मन ही मन कहा। आपके पिता मुझसे घृणा करते हैं, जबकि आपके दादा, राजनीतिक प्रेम और घृणा कितने विचित्र होते हैं। शांत, वेलेंटीन अचानक बोली। छिप जाइए, शीघ्र चले जाइए, कोई आ रहा है। मैक्सिमिलियन ने एक फावड़ा उठा लिया और
अल्फाल्फा में निर्दयता से खोदने लगा। मादे माजेल। वृक्षों के पीछे से एक स्वर पुकारा। विलेफोर आपको हर स्थान पर ढूंढ रही है और आपके विषय में पूछ रही है। बैठक कक्ष में एक अतिथि है। अतिथि, वेलेंटीन ने चिंतित स्वर में कहा। कौन आया है? कोई महानुभाव, कोई राजकुमार, ऐसा कहते हैं। मोंटे क्रिस्टो के काउंट। मैं आ रही हूं, वेलेंटीन ने ऊंचे स्वर में कहा। द्वार के उस पार वह पुरुष जिसके लिए वेलेंटीन का मैं आ रही हूं प्रत्येक भेंट के अंत में विदा संकेत होता था, उसके अतिथि का नाम सुनते ही चौंक उठा। अच्छा, मैक्सिमिलियन ने स्वयं से कहा, विचार मग्न होकर अपने फावड़े पर झुकते हुए। मोंटे क्रिस्टो का काउंट विलेफोर को कैसे जानता है?